ठीक है। चलिए ध्यान देंगे आप लोग। पहला सवाल ध्यान दीजिएगा। कहता है बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? हाँ, अब है 1947, देश आजाद हुआ हुआ तो नहीं है, हुआ होगा। 56 में उद्योग पर बल दिया गया। बिहार, आंसर क्या होगा? 1900 1978। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। सुने हैं ना? अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए, है ना? 8:15 समाचार। अब तो रेडियो खत्म हो गया तो स्टेशनों लगभग जाइए, गांधी मैदान के पास है स्टेशन, पते नहीं चलेगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो दूरदर्शन, अब ध्यान रखेंगे, दूरदर्शन की अगर बात करेंगे 78 में तो बहुत चला था। इंटरेस्ट तो अब उतना इंटरेस्ट कहाँ है जब दूरदर्शन चलता था। और 9:30 बजे रात में आता था ब्रिटानिया की प्रस्तुति जय हनुमान, व्हील भक्ति वंदना ओम नमः शिवाय, शक्तिमान को कौन भूल सकता है, गीता विश्वास का यादाश्त अभी भी। गीता विश्वास का नाम सुने थे? ये सब लगता है कि ये सब बहुत ही न्यू जनरेशन है। हाँ, चलिए। क्या हुआ? आवाज क्या है? इतना ही रहेगा? डीजे लगवा दें? चलो ध्यान दो। तो 78 में बिहार में दूरदर्शन का दौर रहा और दूरदर्शन की स्थापना की गई। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर बहुत, याद रखेंगे, चलता था रंगोली अभी भी, है ना? तो ध्यान रखेंगे दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? 78 में। ये स्टेटिक्स टाइप का सवाल है, ये कभी आपसे पूछ लिया जाता है। और पूछ लिया जाता है तो क्या है कि ये लड़के के चलन में ये क्वेश्चन कम रहता है, इस लेकर बीच बीच में हम इस तरह के स्टेटिक्स लाते हैं, ताकि अगर सवाल पूछा गया तो आपका नंबर नहीं छूटे। और नंबर नहीं छूटेगा तो परसेंटेज को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो याद रखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये लीजिए। बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? चिनाब पर। कंफर्म है? कौन कौन? तो याद रखेंगे बगलिहार। कौन? चिनाब पर हम याद करवाते हैं सलाल। ठीक है, इसके भी हालात ठीक नहीं लग रहा। हाँ, हाँ, बढ़ाओ देखो। ठीक है, इतना तो ठीक। अब इतना नहीं बढ़ा दो कि लड़का और सहज महसूस करे। सलाल के अलावे ध्यान रखिएगा दुलहश्ती। कौन सा? ये भी परियोजना किस पर है? चिनाब। चलिए, ब्यास पर है पोंग परियोजना। कौन परियोजना? बताइए, पोंग परियोजना किस पर है? ब्यास। और सतलज पर है नाथपा झाकरी। तो नाथपा झाकरी किस पर है? सतलज। आंसर क्या होगा? चिनाब। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ये लीजिए, थोड़ा सा सवाल ये चेक करेंगे।
सिमलीपाल। कौन? सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हाथी, हिरन, भालू, तेंदुआ। इसके लिए देखिए सिमलीपाल मुख्यतः याद रखेंगे बाघ और हाथी के लिए संरक्षित है। बाघ और किसके लिए? तो चूंकि बाघ इस ऑप्शन में नहीं है इसलिए का आंसर क्या होगा? हाथी। वर्ष 2009 में इसे यूनेस्को ने भारत के विश्व विरासत सूची में डाला है। किसको? सिमलीपाल को। किसको? तो इस यूनेस्को ने अपने सूची में इसको कब लिया? 2000 कंफर्म। जबकि सिमलीपाल मुख्य रूप से है किस राज्य में? उड़ीसा। कहां है? कौन? तो सिमलीपाल है कहां? कहां? यूनेस्को इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब लिया? कब लिया? 2000 कंफर्म। और ये बाघ और हाथी के लिए संरक्षित है। किसके लिए संरक्षित है? बाघ और कौन? सिमलीपाल। कौन? और ये है किस राज्य में? उड़ीसा। कहां? कौन? कौन? कंफर्म। नेक्स्ट। नौसेना का पूर्वी कमान कहां है? कोची, विशाखापट्टनम, कोलकाता, चेन्नई। तो नौसेना का पूर्वी कमान कहां है? विशाखापट्टनम। कहां? और याद रखेंगे यहीं पर है हिंदुस्तान। कौन सा? हिंदुस्तान याद रखेंगे शिपयार्ड। कौन सा? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड निर्माण जो होता है वो फैक्ट्री कहां पड़ता है? विशाखापट्टनम। कहां है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड कहां है? और नौसेना का पूर्वी कमान भी कहां है? और इससे पूछता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी कौन है बताइए तो? कौन? विशाखापट्टनम। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन? हिंदुस्तान। ठीक है, आंसर बी नंबर। नेक्स्ट सवाल। सदाबहार वन पाए जाते हैं हिमालय, विंध्य, नीलगिरी, सुंदरवन। बताइए कहां? इसका सही आंसर क्या होगा? नीलगिरी। कहां होगा? तो सदाबहार वन ऐसे वन जो याद रखेंगे सदैव हरे भरे हों। सदैव क्या हो? सदैव हरे भरे। नील सुंदरवन में मैग्रोव वन मिलता है। कौन वन मिलता है? मैग्रोव वन कहां मिलता है? सुंदरवन। कहां पे? जबकि नीलगिरी कौन? यहीं पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। पश्चिमी घाट और तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहां होता है? कहां? कंफर्म है? तो याद रखेंगे सदाबहार वन वैसे वन जो सदैव हरा भरा हो। सदैव क्या हो? सदैव। तो ये वन कहां मिलेंगे? नीलगिरी। कहां? कंफर्म। जबकि इस लेकर ध्यान रखेंगे हम मौसम हर वक्त, हर मिनट, हर घंटे चेंज हो जाता है। और इतना खूबसूरत ये प्लेस है नीलगिरी कि भारत का सबसे पहला बायोडायवर्सिटी क्षेत्र है। भारत का सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व है। 3 राज्य में इसके विस्तार हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। इसी पर याद रखेंगे भारत का या दक्षिण भारत का
खूबसूरत हिल स्टेशन है ऊटी, जिसे दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है। किसको? ऊटी को। किसको? तो यह एक हिल स्टेशन है ऊटी, जो किस पहाड़ी पर है? नीलगिरी पर। कौन? ऊटी। कौन? तो ऊटी किस पहाड़ी पर? नीलगिरी। किस पर? कन्फर्म। जबकि याद रखेंगे विस्तार नीलगिरी का कितने राज्य? 3 राज्य। कितने? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल। कौन गिरी? क्लियर। जबकि विंध्य पर्वत, कौन पर्वत? मध्य प्रदेश में है। कहां है? कौन सा? विंध्य पर्वत। कौन? और सुंदरवन, कौन? ये वेस्ट बंगाल में है। कहां है? कौन सा? सुंदरवन। याद रखेंगे किस वन के लिए प्रसिद्ध है? मैग्रोव। किस वन के लिए? तो सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्रोव के लिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? बुलंद दरवाजा, इंडिया गेट, गोलकुंडा, फतेहपुर सिकरी। बताइए कौन? कंफर्म है? ये बुलंद दरवाजा है कहां? फतेहपुर सिकरी। कौन? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर। याद रखेंगे आगरा से 80 किलोमीटर की दूरी पर अकबर ने फतेहपुर सिकरी को बसाया था। किसने बसाया था? किसने? तो अकबर किसका निर्माण किया था? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर। उनको बोलिए उठने के लिए। मैंने फ्री झांसर कर दिए हैं ना, तो एकदम हल्का में ले रहा है मास्टरों के। जैसे टेस्ट फ्री इसलिए किया गया जनधन योजना के तहत, है ना। तो जनधन योजना के तहत कुछ कुछ फ्री होता है। तो फ्री का मतलब ये मत समझिए कि वो फ्री है। बिहार में सबसे गंदी मानसिकता इस बात का है कि फ्री को लोग अहमियत ही नहीं देते हैं, है ना। अगर ट्रेन पर सबसे, अगर कोई चीज फ्री अगर है पृथ्वी पर, तो वो सबसे बहुमूल्य है, जिसका सोने से भी ज्यादा कीमत है, हीरे से कीमत है, जिसका तुलना ही नहीं किया जा सकता, वो हवा है। लेकिन देखिए हवा का कोई वेटेज है, लेकिन कोरोना में पता चल गया 1 सिलेंडर ऑक्सीजन का कीमत। कहता था सब कुछ ले लो लेकिन 1 सिलेंडर ऑक्सीजन दे दो, है ना। था ना। प्रकृति ने दिखाया कि तुमको जो हमने फ्री दिया है ये बहुमूल्य चीज है, लेकिन हमने इतना दे दिया है कि जिसका तुम मूल्य ही नहीं लगा पा रहे हो। अगर मार्केट में, ये तो इकोनॉमिक्स का नियम है कि मार्केट में कोई चीज अगर बहुत ज्यादा आ जाता है तो उसका मूल्य, ठंडे के दिन में सब्जी के साथ जाइए धनिया पत्ता लेने के लिए तो पूरा दे देगा 1 बंडल। अभी जाइए तो 5 रुपया 10 रुपया तो देखा के बोलेगा, है ना। अभी जाइए धनिया पत्ता लेने के लिए पता चलेगा। तो बात वही है, मूल्य समझिए। आराम से पंखा चलिए रहा है, आराम से, लेकिन ये जानिए कि उस सब आप ही का टैक्स है। बिहार के लोग समझ में नहीं करते कि ट्रेन पर जाके थूक देते हैं, मूंगफली गिरा देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन वो संपत्ति आपकी है। इतना अगर समझ जाए ना तो बेवकूफ बिहार जापान हो जाए। बात समझिए। बुलंद दरवाजा भी अकबर को बनाया था। कौन? कौन दरवाजा? बुलंद दरवाजा। तो फतेहपुर सिकरी में कौन है? बुलंद दरवाजा। इतने याद रखिएगा कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी कौन बनवाया था? अकबर। कौन? इंडिया गेट। कौन? ध्यान रखिएगा इंडिया गेट का राष्ट्रीयकरण और देश को समर्पित किया था लॉर्ड इरविन। कौन? कौन? तो देश को इंडिया गेट समर्पित किया था कौन? लॉर्ड इरविन। कौन? आई तो सब पागल को पता है कि इंडिया गेट कहां है। मुंबई में है। गेटवे, देखिए गेटवे इंडिया कहां है? मुंबई में। और इंडिया गेट कहां है? दिल्ली। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन में किस राज्य का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है?
बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल और उड़ीसा। बताइए। अंतर्जलीय समझते हैं? अंतर्जलीय समझते हैं क्या होता है? अंतर्जलीय मतलब जल के अंदर। ऐसे कि मछली तो गांव में पेड़ पर रहता है। अंतर्जलीय मतलब होता है स्थलीय, फ्रेश वाटर फिश। जैसे दो तरह के फिश प्रोडक्शन कोई भी कंट्री करता है, एक समुद्री करता है, दूसरा फ्रेश वाटर करता है। तो बिहार जो यूज करता है वो सारा का सारा फ्रेश वाटर करता है। जैसे मुसल्लापुर हाट में देखिएगा कि 5 गो आदमी मछली लगा, 25 गो देखेगा, है ना। मन में भांज करके निकला है मुर्गा के, मछलियों देख रहा है। लड़का तो इतना पागल है कि 15-20 मिनट मछली एक देखते रह जाता है और अंतिम में ले जाएगा अंडा। बात समझे? तो बात समझिए, बात समझिए, है ना। तो वो 25 मिनट जो आप टाइम किल करते हैं वहां पे दुकान पे, है ना, देखता है कि मछली भी अरे मछली तैरता है, देखता क्या है ना। तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि बेरोजगारी भी है ना। गांव में देखिएगा कि 5 आदमी आहार में मछली मारता है, 150 आदमी देखता है बढ़िया मछली है ना। समझ गए ना। अब मछली का डायरेक्शन, दिशा निर्देश करता है गांव में, देख 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 परिवातर है ना। 5 गो जो वृद्ध वृद्ध व्यक्ति रहेगा ना, वो डायरेक्शन तय करवाता है मछली का, देख उधर भागा। तो बिहार में बहुत ज्यादा बेरोजगारी भी है ना। ध्यान रखिएगा, फ्रेश वाटर होता है रेहू और कतला। रेहू और कतला फ्रेश वाटर है। और सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर मछली आंध्र प्रदेश में होता है। कहां होता है? और उसका मछली का एक सबसे बड़ा उपभोक्ता बिहार है। कौन? जितना मरल मछली हाट पर आता है, बर्फ वाला रेहू, उस सब आंध्रा से आता है। कहां से आता है? आंध्रा से। तो भारत में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर में 2 ही मछली बिहार में प्रचलन है, रेहू और कतला, और एक जासर आता है। ये 3 मछली ही मार्केट में आप देखेंगे। बाकी जो आप नॉर्मल मछली देखेंगे वो लोकल मछली होता है, जो सीजन पर आपको उपलब्ध होता है। बाकी जो सबसे ज्यादा मार्केट में मछली उपलब्ध है बिहार में, वो कुल आंध्रा वाली मछली है। तो भारत में सबसे ज्यादा याद रखेंगे फ्रेश वाटर, मीठे पानी की जो मछली होती है वो रेहू और कतला होता है। बाकी याद रखेंगे मेराइन या साल्ट वाटर की बात करेंगे तो उसमें समुद्री मछली बहुत है। अगर आप कोलकाता जाएंगे या फिर तटीय राज्य जाएंगे तो वहां पर आपको समुद्री मछली मिलता है। चूंकि बिहार के लोग को वो पसंद नहीं, क्योंकि लोग उतना खाते नहीं है, इसलिए अगर समुद्री मछली का प्रचलन बिहार या लैंडलॉक राज्य में नहीं है, जैसे बिहार, यूपी, दिल्ली तक नहीं है, बल्कि तटीय राज्य जहां जाएंगे वहां समुद्री मछली का भी बहुत बड़ा क्या है, प्रचलन है। तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट। चलिए, सवाना घास का मैदान कहां है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। कहां? कंफर्म है? तो ध्यान रखिएगा, सवाना कहां पड़ता है? अफ्रीका। कहां पड़ता है? तो सवाना घास का मैदान कहां है? अफ्रीका। कहां? यूरोप के घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताइए, स्टेपीज घास का मैदान कहां है? कहां? तो यूरोप के घास के मैदान को क्या कहते हैं? चलिए, उसके बाद है प्रेरी। कौन सा? प्रेरी घास का मैदान कहां है? उत्तरी अमेरिका। कहां? तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जबकि याद रखेंगे पंपास। क्या? बताइए, पंपास घास का मैदान कहां है? दक्षिण अमेरिका। कहां? तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? क्या? क्या? चलिए, प्रेरी कहां है? उत्तरी अमेरिका। कहां है? स्टेपीज कहां है? और शबाना कहां है? सबाना, शबाना, सबाना, स्टेपीज, स्टेपीज, प्रेरी, प्रेरी, पंपास, पंपास। कंफर्म? इहे आएगा।
एग्जाम में ये आएगा। चलिए नेक्स्ट। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ। हाँ, द्वितीय पर कितने लोग जाएंगे? लड़कियों लोग ठीक है, हाथ उठा रहा है। हाथे उठा, 3100 हो सकता है ना? एच साइलेंट टोपी वाला, जब रात में हम ऑनलाइन इनकाउंटर कर सकते हैं, यहां तो तुम सामने हो, हैंड ग्रेनेड मार देंगे। बात समझ गया ना? हाँ, पता चला कि, देखिए अब ध्यान से सुनेंगे। गोलमेज एक शब्द आया है, गोलमेज सम्मेलन। यह अंग्रेज के द्वारा भारतीय लोगों का, जब भारत में आपसी फूट हो गया, ध्यान समझिएगा इतिहास, जब आपसी फूट क्या हो गया, तो मुसलमान अलग हो गए, अली जिन्ना उसको अलग कर दिया, बंगाल विभाजन विभाजन 1905 में 6 में जो हो गया। इसके अलावे 20 और 30 का जो ड्यूरेशन रहा, वो काफी उतार चढ़ाव रहा। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, 6 के बाद भारतीय इतिहास में बड़ा उतार चढ़ाव आया। मुसलमान अलग होने लगे तो आंदोलन कमजोर होने लगा, और मुसलमान अलग निर्वाचन मंडल, अलग तरह के अपना व्यवस्था के लिए वो मांग करने लगे। कौन? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बाद ध्यान रखिएगा, दूसरे तरफ देश में एक और हो गया, हिंदू में भी 2 पार्ट हो गए। दलित वर्ग का नेतृत्व स्पेशलाइज रूप से भीमराव अंबेडकर करने लगे। अब इससे हुआ कि राष्ट्रीय एकता पर क्या हो गया, जो मजबूती था वो मजबूती क्या हो गया, टूट गया। मुसलमान अलग हो गए, हरिजन अलग हो गए, अब बीच में इधर बच गए। तो ये 3 भाग में जब बंट गया ना, तो 3 भाग में तो अंग्रेज तो शुरू से जासूस रहा। ये दिमाग लगाया कि अब इस तीनों का मांग अलग अलग है। ये कहता है कि मुस्लिम लीग कहता है हमारे लिए अलग निर्वाचन मंडल, ये भीमराव अंबेडकर कहते हैं SC ST के लिए अलग निर्वाचन मंडल, है ना? इधर गांधी जी न्यूट्रल हैं, ये तो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें अंग्रेज क्या किया, बोला कि आप आइए इंग्लैंड और यहीं पर बैठ के बात किया जाएगा। तो याद रखेंगे, गांधी इरविन समझौता जो हुआ 31 में, इससे पहले याद रखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन की अगर बात की जाएगी तो 30, 31 और 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 30, 31 और, तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ ना, वो याद रखेंगे 30 में हुआ। कब हुआ? तो इसमें कांग्रेस नहीं गया, मतलब जो भारत का जो लीड कर रहा था, कांग्रेस नहीं गया। गए कौन? अली जिन्ना और भीमराव अंबेडकर। गांधी को बड़ा लगा कि भाई जो है ऐसे क्यों तुम लोग कर रहे हो, हा? अभी बाराती एबे ने किया है, तू कहो स्प्राइट हमको पिला दो, ये गलत बात नहीं है। ये बच्चा अगर करे तो कोई बात नहीं है, उस घर का युवा ही कहे कि जो है ना, ना ना हम स्प्राइट हम लेबे करेंगे, तो ये गलत बात है। तो जब देश एकजुट है और तुम कह रहे हो कि अलग, ये गलत बात है। याद रखेंगे, भीमराव अंबेडकर और अली जिन्ना चला गया कहाँ? इंग्लैंड, लंदन। और वहां चले जाने के बाद बैठक में भाग लिया, बैठक में भाग लिया तो अंग्रेज तो अंग्रेज सपोर्ट में ही था। अंग्रेज तो ये चाहता था कि ये दोनों अलगाव करे, जिससे कि हमको और शासन करने का मौका मिले। द्वितीय में गांधी जी हार पार के गए कि देखते हैं कि दोनों जाके की करवा रहा है। जब गए गांधी जी, तो अंग्रेज बेवकूफ कहीं का, और अपन घर में वो केकरो बुझेगा, उस सब बात वो अपने मनवाना चाह रहा था। गांधी जी बोले ये सब नहीं होगा, हम चले, है ना? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी लौट गए, एकमात्र द्वितीय गोलमेज में गए। तीसरा में भी ये दोनों चले गए। इस लेकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र थे कौन? भीमराव। भीमराव और गांधी ने लिया। वो लड़की क्या कर रही है? चुप।
तो एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज में गांधी ने भाग लिया था। तो गांधी जी कौन गोलमेज में भाग लिया था? दूसरा, जो हुआ था कब बताइए तो 31। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 31। पहला कब हुआ? 30। पहला पहला और तीसरा का कब हुआ? क्लियर? तो याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर तीनों में गए, अली जिन्ना तीनों में गए, गांधी एकमात्र गोलमेज में भाग लिया था। और वो याद रखेंगे 1931, याद रखिएगा। नेक्स्ट आंसर। अच्छा, आंसर अभी तक नहीं पता चला? अच्छा ठीक है। द्वितीय है लिखा हुआ उसमें, ओकरे मारिए। जैसे सबका साथ सबका विकास है, बहुत अभी नॉर्मल नॉर्मल लेकर आ रहा है ना, लेकिन एक दिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आंसर बताइए। इतने तभियो कहता बी किसी, तो फिर उसको बताना पड़ता है। ये तो सबको पता है। भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए कौन? नीलम संजीव रेड्डी। कौन? कितने लोग नीलम संजीव रेड्डी पर जाएंगे? इतने लोग। बहुत अच्छी बात। चश्मा वाला, कब ये चुने गए थे? हाँ, बैठ जाइए। और कौन कौन हाथ उठाए थे? नीलम संजीव रेड्डी 1977। 1977 में ये चुने गए। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन? क्लियर? एपीजे अब्दुल कलाम भी बने थे। बने थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन तो एक दिया गया था। भारत में किस खनिज का उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ग्रेफाइट। कौन? ग्रेफाइट। अच्छा, बनता कैसे है? कोयला से। किससे? तो कोयला से जब कोयला रूपांतरित चट्टान में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या बनता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग याद रखेंगे पेंसिल में भी किया जाता है ना? किसका? ग्रेफाइट का। नेक्स्ट सवाल चलिए। कहता है कि भारत कौन से विनिर्माण उद्योग में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सूती वस्त्र की शुरुआत कब की गई थी? बताइए। सूती वस्त्र की सफल शुरुआत 1854 में। कहां किया गया था? मुंबई में। कहां पे किया गया था? और उस व्यक्ति का नाम था कावजी डाबर। डाबर कंपनी का नाम सुने हो? डाबर च्यवनप्राश। तो याद रखेंगे कावजी डाबर के द्वारा पहला सूती वस्त्र की शुरुआत कब की गई है? 1800। तो ये सफल उद्योग था। क्या था? तो सफल सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत 1854 में कहां किया गया? मुंबई में। किसके द्वारा? कावजी डाबर। किसके द्वारा? कंफर्म ना? चलिए आंसर आप लोग लगा लेंगे। नेक्स्ट सवाल। चलिए अभी देखिए, पहला पॉलिसी, पहला 1-2 महीना हम क्या है, बिल्कुल पॉइंट पर काम कर रहे हैं, जिसमें कि आपको फैक्ट याद करवा रहे हैं। धीरे 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 उसका बढ़ते जाएगा। अब फैक्ट पता ही नहीं है और उसको कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लेके आएंगे, लड़का हतोत्साह हो जाएगा। जब तक उसको, अब बताइए, क्रम से उसको हम राष्ट्रपति का ज्ञान नहीं प्राप्त है। मान लीजिए भारत के शुरू से लेकर अंत तक राष्ट्रपति उसको याद हो गया, तब ना अगर पूछेगा कि तृतीय राष्ट्रपति के रूप में ये हुए या नहीं हुए, कूट वाला भी सवाल आएगा तो बन जाएगा। तो पहले फैक्ट अगर आप करते हैं तो पूरा का पूरा आपको ज्यादा लाभ मिलता है। अष्टप्रधान, कौन सा? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में था? शिवाजी। किनके? तो अष्टप्रधान मतलब ये 8 लोगों के एक टीम था और वही सहमति बनाता था और उसी को अष्टप्रधान कहा गया। क्या कहा गया? मतलब 8 अच्छे व्यक्ति होंगे और याद रखेंगे
उसी के बातों को कोई भी कार्य करने से पहले एक मंत्रणा होती थी, एक बातचीत होती थी, और वो बातचीत में जो बात निष्कर्ष निकलता था वही बात होता था। और ये अष्टप्रधान लोग जो थे वो किसके दरबार में थे? शिवाजी के दरबार। किसके दरबार में? जबकि नवरत्न किसके दरबार में? अकबर। किसके? तो नवरत्न किसके दरबार में? अकबर। किसके दरबार में? चलिए, मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच एक युद्ध हुआ था हल्दी घाटी 1576। 1500 कौन घाटी? तो बताइए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1500। 1500 किसके किसके बीच? अकबर और कौन युद्ध कब हुआ? 1500। 1500 कंफर्म। आगे नेक्स्ट देखेंगे। सारनाथ तिथि स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। कौन? कंफर्म है? देखिए, सारनाथ में अशोक करवाया था। और याद रखेंगे कि यह स्तूप या स्तंभ कह लीजिए कि भगवान मृत्यु का, याद रखेंगे भगवान बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सारनाथ में भगवान ने पहला उपदेश भी दिया था। तो पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। कहां पे? तो सारनाथ में स्थित स्तंभ का निर्माण कौन करवाया था? अशोक। कौन? बताइए। कनिष्क कुषाण वंश का था। कौमी बौद्ध संगीत हुई थी चौथी। तो चौथी बौद्ध संगीत किसके समय? किसके समय? कनिष्क के समय। जबकि समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन। किसको? समुद्रगुप्त को। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल। चलिए, कहता है कि किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। तो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। याद रखिएगा। जबकि मुख्य रूप से मोहम्मद बिन तुगलक भारत में कृषि सुधार के लिए सबसे अगर विशेष कोई कार्य किया तो कौन किया था? मोहम्मद बिन। जबकि फिरोज शाह कोटला कौन? और फिरोजाबाद का स्थापना कौन किया था? फिरोज शाह। याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ये तो सबको पता होनी चाहिए। कौन? संसार की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल। कौन? तो बैकाल है कहां? रूस में। कहां है? कहां है? अच्छा बताइए। मृत सागर कौन? नाम सुने हैं? कौन? मृत सागर दो देशों की सीमा पर है। कौन कौन? इजराइल का नाम सुने हैं? इजराइल कौन सा? और एक देश है जॉर्डन। कौन है? तो बताइए, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर कौन झील है? मृत सागर। कौन? तो मृत सागर किन दो देश की सीमा पर? इजराइल और इजराइल। 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 कौन सागर? मृत सागर। कौन? दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील सुपीरियर। कौन? नाम सुने हैं? ये अमेरिका। कौन? अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कौन? तो बताइए, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर कौन है? सुपीरियर। कौन? तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर कौन भाई? सुपीरियर। कौन? जबकि बॉन झील कौन? बॉन मृल नहीं है, बॉन झील है। तो बॉन झील पड़ता है तुर्की में। कहां पड़ता है? तो बताइए, बॉन झील का संबंध कहां से है?
कहां से? कौन देश? बॉन झील। क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे। कहता है बच्चों के कारखाना में प्रवेश निषेध आर्टिकल कितना? 24। कितना? 24 याद रखेंगे। तो आर्टिकल 24 में किसका निषेध है? किसका? तो याद रखेंगे किसी भी बच्चे को 14 वर्ष से, याद रखेंगे 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा है। 14 वर्ष से कम या उस वहां तक के बच्चे को अगर कोई भी बाल मजदूरी के रूप में पकड़ा जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, है ना। ये संविधान में ऐसी मान्यता है, लेकिन बिहार है, पूरा भारत है, सब चीज चलता है। यहाँ जितने होटल रेस्टोरेंट में जाइएगा देखिएगा सब आपको वही मिलेगा, ज्यादातर बच्चे ही मिलेंगे। अब लाचारी है। चलिए नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित किया गया था 1900। ये औद्योगिक नीति में उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। किस पर बल दिया गया? उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया गया और औद्योगिक नीति बनाए गए। तो पहला औद्योगिक नीति कब बनाए गए? 1900 याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल। ये सवाल देख लीजिए क्या है। लाइनोस घास का मैदान, लाइनोस घास का मैदान कहां है? वेनेजुएला कंफर्म है? ब्राजील होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, कंफर्म है। तो बना, इसका सही आंसर क्या होगा? वेनेजुएला में कौन घास के मैदान? लाइनोस। कौन? अच्छा बताइए, ब्राजील में एक है सेल्वास। कौन? तो बताइए सेल्वास कहां है? सेल्वास कहां है? सेल्वास। चलिए अर्जेंटीना में है पंपास। कौन? तो बताइए पंपास कहां है? कहां? कौन घास के मैदान? कौन? तो पंपास कहां है? पंपास, 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 सेल्वास, 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 सेल्वास। और प्रश्न आ गया कि लाइनोस। कौन? तो लाइनोस किस देश में? कहां? कौन घास के मैदान? लाइनोस। कौन? तो लाइनोस कहां? लाइनोस, लाइनोस, सेल्वास, सेल्वास और पंपास। पंपास कंफर्म। चलिए यही जो हम पढ़ाते हैं वही आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए ई तो सब बता देगा। क्या कंफर्म है? होन्सू पर कितने कमांडो जाएंगे? चलिए होन्सू पर हाथ उठा दीजिए, सबका सही होगा। जापान की राजधानी याद रखेंगे, जापान की राजधानी नहीं कह रहा है, जापान का शहर नागासाकी। कौन? किस पर है? याद रखेंगे यह है क्यूशू पर। किस पर है? क्यूशू पर। किस पर? कौन? नागासाकी। कौन? कौन? जबकि याद रखेंगे होन्सू। कौन? ध्यान सुनिएगा, होन्सू पर है टोक्यो। कौन? नाम सुने हो? यहीं पर एक शहर है ओसाका। कौन? यहीं पर है याकोहामा। कौन? याकोहामा। कौन? यहीं पर एक शहर है टोयोटा। कौन? और यहीं पर है हिरोशिमा। कौन सा? तो याद रखेंगे हिरोशिमा जो बम गिरा था 6 अगस्त को, ये हिरोशिमा, ये सारे शहर किस पर हैं? होन्शू पर। किस पर हैं? तो टोक्यो। कौन? ओसाका। कौन? याकोहामा। कौन? टोयोटा। कौन? हिरोशिमा। कौन? ये सारे शहर कहां के हैं? जापान के। कहां? तो जापान की राजधानी कहां है? टोक्यो। कहां? कहां? दुनिया भर में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध कौन है? ओसाका। कहां पड़ता है?
जापान। कहां? दुनिया भर में जलयान निर्माण के लिए याकोहामा। कौन? याकोहामा भी कहां है? जापान। फिर है टोयोटा। कौन? दुनिया भर में याद रखेंगे ऑटोमोबाइल गाड़ी बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है टोयोटा। कौन है कि नहीं है? भारत में सबसे ज्यादा अभी लोकप्रिय फॉर्च्यूनर है कौन? किस कंपनी का है? और टोयोटा कहां की कंपनी है? क्लियर? तो जैसे हमारे यहां टाटा है वैसे जापान में टोयोटा है। कौन है? और फिर है हिरोशिमा। कौन? हिरोशिमा किस पर है? होन्शु। क्लियर? जापान का सबसे बड़ा द्वीप याद रखेगा होन्शु है। कौन है? तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिएगा क्यूशु। क्लियर ना? एक मिनट।